Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your second recorded lecture, and in this lecture we are talking about basically the quantum numbers and the diagrams as well. हमने जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रॉन क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली डिफाइंस इलेक्ट्रॉन रेजिडेंसी इन द एटम, और इलेक्ट्रॉन रेजिडेंसी को बेसिकली डिफाइन किया जाता है बाय मींस ऑफ द क्वांटम नंबर्स, and there are different type of the quantum numbers: principal quantum number, azimuthal, magnetic and the spin quantum numbers. So ये quantum number basically ये define करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रिजाइड कर रहा है, और ये बात हम लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं. हमने ये बात भी डिस्क्राइब की कि जो क्वांटम नंबर्स हैं खाली वो इनफ नहीं है जो कि बेसिकली इंटर आयनिक इफेक्ट, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन को डिफाइन करें, बल्कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन की वजह से हमारे पास फिर कपलिंग ऑफ दी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और फिर स्पिन एंगुलर मोमेंटम वजूद में आता है, जिसकी वजह से हमारे पास मज़ीद क्वांटम नंबर डेवलप होते हैं. अगर हम प्रैक्टिकली वो देखें कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की डायग्राम कैसी होंगी. सो सपोज देयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ द मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स, सही है, और उसके D1 से लेकर D9 तक सिस्टम्स हैं. जैसे कि D1 से D9 का मतलब है कि D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ द डिफरेंट मेटल्स. ठीक है, अब उसमें हम ये देखें कि सब एक की जो स्पेक्ट्रा दिया हुआ है उसके अंदर डिफरेंट पीक्स हमारे सामने आ रही हैं. कुछ की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है तो कुछ की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा वीक है. जैसे कि इधर हम देखें, इधर देखें, इधर देखें. कुछ की जो पीक है वो डिस्टॉर्टेड है, कुछ की पीक बहुत शार्प पीक है, कुछ की पीक में टेलिंग हो रही है ना. तो जो कुछ की पीक में ये हम आ गया, डिस्टॉर्शन आ गई. सो ये ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब हमारे पास स्पेक्ट्रा की डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा ऑब्टेन क्यों हो रहे हैं अगर हम डिफरेंट सिस्टम्स की बात करें या डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें. सो ये हमें कौन बताएगा कि ये पीक्स अपीयर हो रही हैं स्पेक्ट्रा में, ये किसकी वजह से ऑब्टेन हो रही हैं. ठीक है, सो जैसे कि हमने ये बात कही थी कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन नहीं डिफाइन की गई बाय द लिगेंड फील्ड थ्योरी और वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक. ठीक है, और जब हमने इन इलेक्ट्रॉनिक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन को कंसिडर किया तो उसकी वजह से हमारे पास जो लिगेंड फील्ड स्प्लिटिंग वजूद में आई, जिसकी वजह से एक डिफरेंट एनर्जीज़ का एक पूरा निज़ाम जो है वो सामने आया, जिसको हम टर्म्स के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं. ये बात भी हमारी लास्ट क्लास में हो चुकी है. और इन टर्म्स को डिफाइन किया जाता है बाय द कैपिटल लेटर्स एस पी डी एफ एंड सो ऑन, जिसमें जे को हमने यहाँ ओमिट कर दिया बिकॉज जे रिप्रेजेंट द अनदर क्वांटम नंबर. और ये जो एस पी डी एफ टर्म्स हैं इनको बेसिकली रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कैपिटल एल वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड इट्स वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम द 0 1 2 and 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन. इस तरीके से ये टर्म्स हमारे सामने आती हैं. So ये terms क्यों आ रही हैं? Keep in mind due to the inter-electronic repulsion which have been neglected by the different theories. अच्छा जी, इन टर्म्स से अगर हम बात करें तो टर्म्स बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन कर रही होती है. अगर हम किसी एक सिस्टम की बात करें, जैसे कि P2 की बात करें, P2 का मतलब है कि the two valence electrons which are residing in the p orbital, so it would have three terms: singlet D, triplet P, singlet S. ठीक है, ये टर्म्स हमारे पास कैसे आई? इन टर्म्स को ड्राइव करना किया जाता है. ये टर्म्स ड्राइव कैसे होती हैं ये हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह सीखेंगे.
सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स वजूद में आती हैं वो तकरीबन 15 हैं। सो 15 माइक्रो स्टेट्स जो हैं वो P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हासिल होती हैं। ये P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 15 माइक्रो स्टेट्स कैसे आई, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह देखते हैं। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें कि सिंगुलर डी का मतलब ये जो ऊपर 1 लिखा हुआ है जो सबस्क्रिप्ट उसमें सुपरस्क्रिप्ट में, इसका मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द 2s+1। सो 2s+1 is equal to 1, right? So what is the value of the spin, what is the value of the s? अच्छा, note it here कि there is the capital S value and capital S value represent the resultant spin angular momentum quantum number, ठीक है। अच्छा, अब इसके सॉरी रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। यहाँ कैपिटल एस की वैल्यू जो है वो 2s+1 इज इक्वल टू 1, सो 1 - 1 इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू 0। सो अगर s की वैल्यू 0 होगी, सो 2 × 0 इज इक्वल टू 0 + 1 इज इक्वल टू 1, तो सिंगुलर 1। अगर 3 है तो 2s+1 is equal to 3 and calculate it for the s value. So what will we get? 3 - 1 2 and 2 divided by 2 is equal to 1, तो s is equal to 1, ठीक है। इस तरीके से ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट होती है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है और इसको रीड किया जाता है लाइक सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, यानी कि सिंगलेट डी, ट्रिपलेट पी, सिंगलेट एस। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है कि स्पिन डीजेनरेसी है ऑफ द टर्म, मतलब स्पिन डीजेनरेसी का मतलब कि स्पिन जो एनर्जी लेवल है वो सेम है, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, राइट। अच्छा, और अगर टोटल डीजेनरेसी मालूम की जाए टर्म की, तो वो मालूम होती है 2s+1। वो टोटल डीजेनरेसी का मतलब जैसे कि ये 9 है, यानी ट्रिपलेट पी की कितनी टर्म्स ऐसी होंगी जिनके जो कि सेम एनर्जी रखती होंगी, उसको मालूम करने के लिए उसको मालूम करने के लिए फॉर्मूला होगा 2s+1 2l+1। So now calculate the spin total degeneracy for the triplet P। कैसे मालूम करेंगे? 2s+1, 2s+1 की वैल्यू क्या है? 3, ठीक है, ऑलरेडी डिफाइन है, तो 3 इसकी जगह 3 आ गया पूरा। और 12+1 तो l की वैल्यू है p का मतलब है कि l की वैल्यू होगी l की वैल्यू 0 का मतलब s और l की वैल्यू 1 का मतलब p, तो l की वैल्यू 1 होगी और 1 2 = 2 + 1 3, ठीक है, तो 3 3 3 = 9। तो टोटल स्पिन जो माइक्रोस्टेट्स होंगी विच वुड हैव द ट्रिपलेट p एनर्जी इज इक्वल टू 9, ठीक है। अच्छा, सिंगल डी की बात करें तो सिंगल डी में 2s+1 की वैल्यू तो सिंगल है 1, वो ये यहाँ लिख दी, मल्टीप्लाई बाय 12+1। इफ देयर इज अ टर्म इज डी, सो द l वैल्यू इज इक्वल टू l वैल्यू वुड बी SPDF, सो 0 1 2, s की वैल्यू होगी, l की वैल्यू होगी 2 2 2 = 4 + 1 5, सो 5 5 1 = 5, तो टोटल 5 माइक्रोस्टेट्स होंगी जिनकी जो कि सिंगलेट डी से बिलोंग करती होंगी। इसी तरीके से s की बात करें तो 2s+1 तो है 1 और 2l, l की वैल्यू है 0 क्योंकि s है, तो l की वैल्यू 0, ठीक। 2 × 0 0 + 1 1, तो 1 × 1 इज इक्वल टू 1। नाउ टोटल करें इसको 9 5 1 तो 15, तो देयर आर 15 माइक्रोस्टेट्स फॉर द इलेक्ट्रॉन P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो यहाँ पे ये लेबलिंग के बारे में कुछ बताया गया है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द l इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा, कि 0 अगर होगी l की वैल्यू तो उसको s रिप्रेजेंट करते हैं उस टर्म को, 1 होगी तो p, 2 होगी तो d, 3 होगी तो f, 4 होगी तो g, इसी तरीके से ऑनवर्ड। और अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ s की बात करें तो वो 0 हाफ 1 1/2 और 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से होगी, ठीक है। और इसमें 2s+1 की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑप्टेन होगी फॉर दिस टाइप ऑफ द स्पिन। नाउ क्योंकि हम अभी ये देख रहे थे कि हाउ मेनी स्पिन स्टेट विल बी पॉसिबल फॉर द पार्टिकुलर टर्म, इसको मालूम करने फॉर द पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको मालूम किया जाता है बाय मींस ऑफ दिस फार्मूला। ये फार्मूला कैसे आया? ये बेसिकली फार्मूला है n⁴ डिवाइडेड बाय r⁴ n - r⁴, ठीक है।
एन फैक्टोरियल का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ऑब्टेन, यानी कि डी सिस्टम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और 5 ऑर्बिटल का मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो 5 का मतलब है 5 टू 10 ऑर्बिटल आ सकते हैं। तो एन फैक्टोरियल मतलब 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर। आर का मतलब है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट राइट नाउ, सो वो है 2। यहाँ लिखें D2, तो D2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आ गया 2 फैक्टोरियल। इसी तरीके से n-2 मतलब 10-2 फैक्टोरियल। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और 10-2 का मतलब 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेंगे 8 7 6 5 4 3 2 1। अब ये सारी वैल्यूज़, ये सारी टर्म जो वो है डिजिट्स, ये सारे डिजिट कैंसिल आउट हो गए। हम यहाँ पे 8 फैक्टोरियल भी करके रोक सकते थे, और इसी तरीके से यहाँ पे 8 फैक्टोरियल लिखा जाता, तो 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता, ठीक है। क्योंकि 8 फैक्टोरियल का मतलब है तमाम प्रीसीडिंग वैल्यूज़, द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल प्रीसीडिंग वैल्यूज़, ठीक है। अच्छा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 9 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45। इट मीन्स कि फॉर द D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाउ मेनी द माइक्रोस्टेट्स वुड बी देयर आर 45 माइक्रोस्टेट्स। अच्छा, अब इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कि DN कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन हुआ हुआ है D1 D9 D2 D8 D3 D7 D4 D6 D5 D10। ये ऐसा क्यों हुआ है कि D1 और D9 के लिए, अच्छा, नंबर माइक्रोस्टेट्स हैं 10। अगर D1 D9 सिस्टम होगा तो 10 होगी। ऐसा क्यों है कि D1 D9 इसका मतलब सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो यस, ये अभी हम आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे। और D2 D8 के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो नंबर माइक्रोस्टेट्स 45 होंगी। इसी तरीके से D3 D7 के लिए 120 होंगी, D4 D6 के लिए 210 होंगी, D5 के लिए 252 होंगे, एंड D10 के लिए 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। सो नाउ हियर आर द स्टेबल टर्म्स। जो स्टेबल टर्म का मतलब है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी टर्म, सही। अब अगर D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें जो आयंस हमारे पास मौजूद होते हैं वो टिटेनियम 3+ और वेनेडियम 4+ होते हैं। जो D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है जो कि D ऑर्बिटल में पाया जाता है, और इनकी जो टर्म है ग्राउंड स्टेट टर्म वो D है। इसी तरीके से D9 की कॉपर, जो कि कॉपर +2 की एग्जाम्पल है आयन, उसकी भी टर्म D होगी। इसी तरीके से सबकी हर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की उसके नंबर ऑफ आयंस दिए, उसके आयंस दिए हुए हैं कि कौन से आयंस की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी किस आयन की, और उनकी जो ग्राउंड स्टेट की जो टर्म है वो कौन कौन सी होगी। जैसे कि D8 में अगर आप यहाँ देखें D2 और D8 में, वहाँ जो टर्म्स होंगी टोटल वो ट्रिपलेट F, ट्रिपलेट P, सिंगलेट G, सिंगलेट D, सिंगलेट S होगी। इसी तरीके से D3 D7 सिस्टम के लिए है, फिर इसी तरीके से ऑनवर्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि स्टेबल टर्म्स कौन कौन सी और किस किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मौजूद होती हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे अब आप ये देखिए कि मुख्तलिफ एनर्जी लेवल डायग्राम डिफाइन की गई है, यानी कि एक एनर्जी स्टेट को स्प्लिट करके दिखाया गया है। तो यहाँ पे कार्बन की एग्जांपल को लिया गया है जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, क्योंकि इसके जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन p2 है, यानी कि p2 सिस्टम है। अब p2 सिस्टम का मतलब है कि देयर वुड बी द 15 माइक्रोस्टेट्स, राइट। सो 15 माइक्रोस्टेट्स बेसिकली जो हैं वो ऑर्बिटल मॉडल है। ये इन दी ये तमाम के तमाम 15 माइक्रोस्टेट्स जो हैं वो डीजेनरेट हैं। डीजेनरेट का मतलब है कि would have the same एनर्जी लेवल। सो ये तमाम एनर्जी लेवल इनका सेम है। इसका मतलब है कि दिस इज अकॉर्डिंग दिस इज when there is assumption that there is no inter electronic repulsion, यानी कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन नहीं होगा तो तमाम के तमाम 15 जो माइक्रोस्टेट्स हैं दे वुड हैव द सेम एनर्जी, ठीक है। तो जब हमारे पास इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन को शुमार करेंगे, सो ये 15 माइक्रोस्टेट्स वुड स्प्लिट अपार्ट, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सिंगलेट S, सिंगलेट D और ट्रिपलेट P में स्प्लिट हो गई एनर्जी लेवल्स, ठीक है। और जब हम बात करेंगे, अच्छा, ये हमारे पास तब हो रहा है जब हमारे पास ऑर्बिट जो है बेसिकली
इंटरेक्शन होगा। इसी तरीके से जब हम ऑर्बिट और स्पिन का इंटरेक्शन होगा तो मज़ीद ये जो टर्म्स हैं ये स्प्लिट अपार्ट हो जाती हैं। जैसे ट्रिपलेट पी जो है वो ट्रिपलेट पी नॉट, ट्रिपलेट पी वन, ट्रिपलेट पी टू, फिर सिंगलेट डी टू, सिंगलेट एस वन, सिंगलेट एस नॉट में स्प्लिट हो रही हैं। ये तब हो रहा है जब हमारे पास स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन को भी शुमार किया जाएगा। अच्छा, फिर हम जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, जैसे हम कहते हैं जब उसमें जब स्प्लिटिंग होती है तो हम जीमैन इफेक्ट कहते हैं। या तो इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड व्हाट विल हैपन दैट दिस एनर्जी स्टेट विल फर्दर स्प्लिट इनटू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ठीक है, ये जो स्प्लिटिंग है एनर्जी की, ये कब हो रही है? ये तब हो रही है जब हमने इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन को, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन को शुमार किया तो ऑर्बिट ऑर्बिट स्प्लिटिंग हुई, फिर स्पिन ऑर्बिटल स्प्लिटिंग हुई। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा जी, अब हमने ये प्रीवियस स्लाइड में बात की थी कि D1 और D9 के लिए सेम जो है वो टर्म्स होती हैं, डेट इज़ डबलेट डी। ऐसे D2 D8 के लिए सेम होती है, D3 D7 के लिए सेम होती है, D4 D6 के लिए सेम होती है, D5 के लिए सेम होती है। तो ऐसा क्यों, और D10 के लिए सेम होती है, तो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जब हम D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो देयर इज़ ओनली वन सिंगल इलेक्ट्रॉन विच विल ट्रांजिट फ्रॉम द T2G फ्रॉम द DD इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और जब हम D9 की बात करेंगे तो ऑलरेडी 9 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लेकिन एक होल मौजूद है जो कि बेसिकली ट्रांसफॉर्म होगा। D1 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात की जा रही होती है और D9 में होल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जा रही होती है। D2 में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की बात की जा रही है और D8 में होल ट्रांजिशन की बात की जा रही है। D3 में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन, D7 में होल ट्रांजिशन की बात की जा रही है। इसलिए इसको होल फॉर्मलिज्म, इस फेनोमेना को होल फॉर्मलिज्म कहा जाता है। सो बिकॉज ऑफ द होल फॉर्मलिज्म द energy level diagram for the D1 and D9, D2 D8, D3 D7, D4 D6 are the same। ठीक है, अच्छा, इसको मालूम करने का तरीका क्या होता है? इसको मालूम करने का तरीका ये होता है कि D10 और D10 माइनस n की डायग्राम सेम होगी। तो D n का मतलब D अगर 1 रख रहे हैं तो D10 माइनस n का मतलब होगा 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो D1 और D9 सेम होगी, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसका फॉर्मूला ये है। इसी तरीके से अगर n इज इक्वल टू 2 होगा तो D10 माइनस n का मतलब है 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। तो D2 और D8 की सेम डायग्राम होगी। इसी तरीके से P सिस्टम में भी ऐसे ही होता है। P सिस्टम में होगा Pn एंड P6 माइनस n। ठीक है, तो कैसे होगा? n का मतलब अगर हम n की जगह 1 पुट करते हैं तो P1, और P6 माइनस n का मतलब होगा P6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो P1 एंड P5 वुड हैव द सेम ऑर्बिटल डायग्राम, एनर्जी डायग्राम। ठीक है, इसी तरीके से ऑनवर्ड। सो नाउ जब ये जो ट्रांजिशन मेटल फ्री आयन की फॉर्म में होगा, यानी कि लिगेंड इसके पास नहीं आया, वो आयन की स्टेट में मौजूद है, तो उसकी ये टर्म्स, ग्राउंड स्टेट की जो स्टेबल टर्म्स हैं वो यहाँ रिप्रेजेंट की जा रही हैं फॉर ईच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जब हमने फिर लिगेंड इसके आ गया इसके पास, तो उसके साथ लिगेंड के आने से ये टर्म्स स्प्लिट हो गई इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज। ठीक है, कीप इन माइंड कि जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है दैट विल नेवर चेंज। देखें जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है 2, यहाँ पे भी 2 और 2 लिखा हुआ, ये सेम रहेगी। यहाँ 3 तो 3 3 3 सेम, 4 तो 4 4 4, 5 5 5 6 6। ये जो हमारे पास टर्म्स हैं वो हैं आपके ये मोलिकन सिंबल्स कहलाते हैं कि डबलेट T2G, डबलेट EG में ये D जो है वो स्प्लिट हो जाती है। अगर F की बात करेंगे तो 3 होंगे, ट्रिपलेट T1G, T2G एंड A2G। ठीक है, F4 की बात करेंगे ट्रिपलेट 1G, T1G, T2G एंड A2G। और अगर D5 की बात की जाएगी तो T2G AG आ जाएगा। फिर इसी तरीके से क्योंकि D है तो D के T2G EG होते हैं। अच्छा, S ऑर्बिटल की बात की जाए, टर्म की बात की जाए तो उसके अंदर जो टर्म हमारे पास आती है मोलिकन सिंबल, वो A1G आता है। अच्छा, ये तो ग्राउंड स्टेट थे। ग्राउंड स्टेट के अलावा मजीद फर्दर कोई एक्साइटेड स्टेट्स भी होती हैं, तो वो ये एक्साइटेड स्टेट्स की ये मौजूद होती हैं। ठीक है,
अच्छा, एक इसके अंदर खाली एक फ़र्क होगा, वो ये कि अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ 4 मिट गया कि कॉटेड एफ की डायग्राम में, कॉटेड एफ की डायग्राम है कि D3 सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसका D7 यानी कि 10-3 = 7, तो D7 और D3 की एनर्जी लेवल डायग्राम सेम होगी। जब फ्री आइन की बात की थी हमने, तो फ्री आइन में जो ग्राउंड स्टेट है वो है कॉटेड एफ, ये यहाँ पे भी 4 लिखा होगा, मिट गया ये कॉटेड एफ और कॉटेड एफ। और जब हमारे पास लिगेंड आया तो उसकी 3 लेवल में स्प्लिट हो गया, T1G, T2G और AG। कीप इन माइंड के स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्वार्टर डी है जो इसकी है, ठीक है। सो ये 3 स्टेट आ गई। अच्छा, अब ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यानी कि जो लिगेंड आ रहा है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है मेटल के साथ, तो ये 3 स्टेट बनी। अगर ये ऑक्टाहेड्रल वो D7 की अगर हम बात करेंगे तो ये सिंपल और क्या होगा कि ये इन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात कर रहे थे D3 में, तो D7 में होल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, जिसकी वजह से जो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है वो रिवर्ट हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी, यानी कि 4G 4T2G और इसी तरीके से, यानी जो ग्राउंड स्टेट टेट्राहेड्रल D3 टेट्राहेड्रल में था तो D7 टेट्राहेड्रल में वो हाँ एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है ये इंशाल्लाह मैं आपको किसी एक लेक्चर में ज़रूर बताऊंगा कि ऐसा ये इन्वर्ट क्यों हो गया। बड़ी आसान सी बात है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, नाउ नाउ ये हमारे पास अनदर एग्जांपल है D2 और D8 सिस्टम की, और कि इनकी भी जो डायग्राम है वो आपके पास सेम है, एनर्जी लेवल डायग्राम। उसमें टिपलेट पी एफ और टिपलेट पी हाई एक्साइटेड स्टेट है, और टिपलेट एफ जो है ग्राउंड स्टेट है एनर्जी लेवल, और जब लिगेंड आया तो ये फर्दर स्प्लिट हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप देखिए कि जो एक्साइटेड स्टेट है टिपलेट A2G वो यहाँ ग्राउंड स्टेट बन गई D8 के मुकाबले, D8 की जब हमने डायग्राम की बात की, ठीक है। और जो ग्राउंड स्टेट थी टिपलेट T1G वो D8 सिस्टम में टिपलेट T1G एक्साइटेड स्टेट बन गई, ठीक है। तो ये होल फॉर्मलिज्म की वजह से इस तरह से होता है कि डायग्राम रिवर्ट हो जाती है, उल्टी हो जाती है। अच्छा जी, तो हमने अभी बात की कि ये मोलिकन सिंबल्स कहलाते हैं कि जब लिगेंड आता है तो लिगेंड के आने की मौजूदगी में जो फर्दर स्प्लिटिंग होती है वो मोलिकन सिंबल कहलाते हैं। तो अगर हमारे पास एटॉमिक टर्म S है तो उसमें नंबर ऑफ स्टेट 1 होती हैं, ठीक है। P होगा तो 3 होती हैं, D होगा तो 5 होती हैं, मालूम हो, यानी और नंबर ऑफ इसमें स्टेट का मतलब नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। ये बात हम जानते हैं कि D में 5 और ऑर्बिटल होते हैं यानी स्टेट्स होती हैं, F है तो 7, G है तो 9, ठीक है। तो इसके जो अगर लिगेंड आके बाइंड होगा तो लिगेंड की वजह से S में सिर्फ एक ही स्टेट सामने आती है, डेट इज़ द A1G, ठीक है। और P में भी एक आती है T1G, इसमें कोई स्प्लिटिंग मजीद नहीं होती। D में अगर बात करें तो D में 2 स्टेट आती हैं T2G और AG, ठीक है ना। और F की बात करें तो इसमें 3 आती हैं T1G, T2G और A2G। और अगर हम G की बात करें तो इसमें होती है A1G, T1G, T2G, A1G एंड AG, ठीक है। ये हमें कुछ मेमोराइज करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी कि जब फ्री आइन होगा तो हमारे पास ये स्टेट्स होती हैं, उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हो सकती हैं, और जब हमारे पास लिगेंड बाइंड करे तो उसके आने के नतीजे, लिगेंड के मेटल के करीब आने के नतीजे में मज़ीद जो एनर्जी स्प्लिटिंग होती है उससे जो टर्म्स सामने आती हैं वो कौन कौन सी होंगी, राइट। तो किस में स्प्लिटिंग नहीं होती, एस और पी में स्प्लिटिंग नहीं होती, और D-F-G में स्प्लिटिंग होती है। तो ये सिंबल्स हैं, इनको मोलिकन सिंबल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोलिकन सिंबल्स, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने बात कर रहे अब हम बात कर रहे थे, जैसे हमने बार बार ये बात की जा रही है कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन की वजह से हमारे पास मुख्तलिफ एनर्जी लेवल टर्म्स या माइक्रोस्ट्रिट की फॉर्म में स्प्लिट हो रहे हैं, और फ्री मेटल आयन जो है उसकी एनर्जी स्टेट्स चेंज हो जाती हैं, फिर अगर लिगेंड आता है तो मज़ीद चेंज हो जाती हैं। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन की वजह से हमारे पास मुख्तलिफ टर्म्स और मोलिकन सिंबल हासिल होते हैं। ये बात हमने बार बार ये बात की जा रही है। तो जो मुख्तलिफ जो टर्म्स होती हैं उनकी जो एनर्जी होती है
उनकी जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशंस, और उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि बेसिकली इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन को डिनोट कर रहे होते हैं। वो पैरामीटर्स बेसिकली कहलाते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन पैरामीटर्स। क्या कहलाते हैं? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन पैरामीटर्स। तो ये पैरामीटर क्या डिफाइन करते हैं? ये पैरामीटर उस एक्सप्रेशन में टर्म्स की डिफरेंट एनर्जीज को डिफाइन कर रहे होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन पैरामीटर्स। Number one are the Raka parameters and number two are called the Condon-Shortley parameters, जिनको F parameters भी कहा जाता है, क्योंकि ये इसमें F के खाली एक टर्म यूज, F का जो है वह एक लेटर यूज हो रहा होता है पूरी इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये डायग्राम हमें ये शो कर रही है कि D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और जब हमारे पास इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन को शुमार किया तो इसकी एनर्जी यहाँ से पहुँच के हाई एनर्जी पे पहुँच गई। सही है, तो ये कहलाता है इंडिपेंडेंट, यानी कि एंगुलर मोमेंटम इंडिपेंडेंट पैरामीटर, और B और C डिफाइन करते हैं एंगुलर मोमेंटम डिपेंडेंट पैरामीटर्स। सो B का मतलब क्या है कि एक्साइटेड टर्म्स हैविंग द सेम मल्टीप्लिसिटी। सो एनर्जी गैप बिटवीन द एक्साइटेड टर्म्स, कि दो एक्साइटेड टर्म्स उनका जो एनर्जी गैप है और वो दोनों एक्साइटेड टर्म्स की सेम मल्टीप्लिसिटी हो, तो उसकी एनर्जी को डिफाइन किया जाता है B से, कैपिटल B से। और अगर हमारे पास दो एक्साइटेड टर्म्स हों, ठीक है, उन दो एक्साइटेड टर्म्स में की दोनों की मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट हो, यानी 2s+1 डिफरेंट हो, तो उसकी एनर्जी गैप यानी उसकी एनर्जी को एक्सप्रेस किया जाता है B एंड C से। तो डिफरेंट टर्म्स में हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस सामने आती हैं। रखा पैरामीटर को इन्वॉल्व किया जाए, उसके फिर एक्सपेरिमेंटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स आती हैं, एनर्जी आती हैं कि इसकी इतनी एनर्जी होगी, S1 की सिंगलेट जी की इतनी एनर्जी होगी, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हमारे सामने आती हैं। सो ये रखा पैरामीटर्स बेसिकली ये डिफाइंस करते हैं कि एनर्जी ऑफ द टर्म्स, ईच टर्म्स की एनर्जी को डिफाइन करते हैं रखा पैरामीटर्स। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी बात की जा रही थी कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन पैरामीटर्स कॉर्डन-शॉर्टले पैरामीटर्स होते हैं, जिनका F पैरामीटर भी कहा जाता है, जैसे कि A की जगह F0 इस्तेमाल होता है, B की जगह F2 और C की जगह F4 इस्तेमाल होता है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ द F वैल्यू विच इज़ कॉल्ड द कॉर्डन-शॉर्टले पैरामीटर्स। ठीक है, ये एक और है कि रखा पैरामीटर्स और शॉर्टर कॉर्डन पैरामीटर के दरमियान जो रिलेशन होता है वो इस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। इनको ना मेमोराइज करना है आपने, और ना ही जो है वो मज़ीद हम इसके डिटेल या डेरिवेशन में जाएंगे, क्योंकि दिस इज आउट ऑफ दिस को वी जस्ट हैव टू नो अबाउट व्हाट आर द रखा पैरामीटर्स एंड द कॉर्डन-शॉर्टले पैरामीटर्स। दैट्स इट। तो जितना आपको बताया गया है इतना ही हमने इसके ऊपर इन्हिसार करना है। ठीक है, अच्छा, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट टॉपिक, नेफ्लोजैक्टिक इफेक्ट। नेफ्लोजैक्टिक इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली जब हम फ्री मेटल आयन की बात करेंगे, सो इट इज़ इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक स्मॉल रीजन में कन्फाइंड होते हैं, और जब हम इसमें मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे लार्ज रीजन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, उसमें डीलोकलाइजेशन में इजाफा हो जाता है। नेफ्लोजैक्टिक जो रेशियो है इट इज़ डिफाइंड बाय द बीटा वैल्यू, एंड बीटा इज इक्वल टू बी प्राइम डिवाइडेड बाई बी। ये फार्मूला उल्टा हो गया थोड़ा सा, इसमें करेक्शन है कि बी प्राइम डिवाइडेड बाई बी। सो बी प्राइम डिवाइडेड बाई बी का मतलब ये है कि बी का मतलब है द फ्री मेटल आयन जब होगा, सो उस वक्त डीलोकलाइजेशन या नेफ्लोजैक्टिक डीलोकलाइजेशन कितनी होगी, और बी प्राइम का मतलब है जब मेटल जो है वो मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स में पाया जाएगा तो उस वक्त उसकी डीलोकलाइजेशन कितनी है। ठीक है, तो बी प्राइम इज स्मॉलर देन द बी वैल्यू, इट मीन्स के सो इसके अंदर बेसिकली ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड है इन द स्मॉल रीजन, इट विल हैव द लार्ज मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो डीलोकलाइज हो रहा है, लार्ज रीजन में जा रहा है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। सो यहाँ पे आप इसको नोट करें कि बी प्राइम यानी कि जब मेटल लिगेंड में आ गया, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स में आ गया मेटल, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई एज कम्पेयर टू द बी, क्योंकि इसका मतलब ये है कि बीटा की वैल्यू लेस देन 1 आएगी डेफिनेटली, क्योंकि डिनोमिनेटर की
वैल्यू जो है वो लार्ज है और न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो स्मॉल है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास फ्रैक्शन में यानी कि लेस देन 1 आंसर आएगा बीटा का। नेफ्रोजैक्टिक रेशियो जो है वो लेस देन 1 होगा। इट मीन्स के बीटा की वैल्यू जो डिक्रीज हो रही है, डीलोकलाइजेशन में इजाफा हो रहा है, डीलोकलाइजेशन इंक्रीज हो रही है। सो नेफ्रोजैक्टिक जो वर्ड है वो उसका मतलब है कि वो ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब है क्लाउड एक्सपेंशन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बिकॉज वर्क बिहेव एज अ क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस, देयरफॉर उसको क्लाउड एक्सपेंशन यानी क्लाउड अगर एक्सपेंड हो रहा है, डीलोकलाइजेशन बढ़ रही है, तो उसके डीलोकलाइजेशन को डिफाइन किया जाता है बाय द नेफ्रोजैक्टिक इफेक्ट से, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ऐसे मुख्तलिफ लिगेंड्स को की रेंज बना दें जो कि नेफ्रोजैक्टिक रेशो को जो है डिफाइन करे कि किसके लिगेंड के आने की वजह से नेफ्रोजैक्टिक रेशियो कम होगा या ज़्यादा होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेफ्रोजैक्टिक रेशियो इज़ अ डिफरेंट देयर इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड। सो यहाँ पे मुख्तलिफ जो लिगेंड आपके सामने मौजूद हैं कि फ्लोराइड है, फिर वाटर है, अमोनिया है। तो फ्लोराइड का नेफ्रोजैक्टिक इफेक्ट यानी कि बीटा की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वाटर, और उसके ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अमाइन, उससे ज़्यादा है साइनाइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड। यानी कि जिसका नेफ्रोजैक्टिक इफेक्ट कम है यानी कि बीटा ब्रोमाइड का, ठीक है, अगर हम यूँ जाएं तो नेफ्रोजैक्टिक इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है ना, तो जिसका कम है उसमें डीलोकलाइजेशन इंक्रीज हो रही है, यानी इसका नेफ्रोजैक्टिक इफेक्ट ज़्यादा है और फिर इसका कम, इसका कम, इसका कम, इसका कम, इसका कम, मतलब डीलोकलाइजेशन बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना। अच्छा, यानी कि स्मॉलर वैल्यू ऑफ द बीटा वैल्यू फॉर अ लिगेंड ग्रेटर विल बी द डीलोकलाइजेशन, जिसकी वैल्यू स्मॉलर है, इसकी वैल्यू सबसे स्मॉल है, सो इसमें डीलोकलाइजेशन ज़्यादा है, एंड मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और जिसमें डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगी उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा होगा, ठीक है। बी वैल्यू ऑफ फॉर पाई बॉन्ड इज स्मॉलर देन डेट ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, यानी कि जो बी वैल्यू होगी हमारे पास पाई बॉन्ड की वो कम होगी एज कम्पेयर टू द बी वैल्यू ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पाई बॉन्ड हाई होती है इसी वजह से, ठीक है। सो दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर फॉर टुडे। जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।